आज हम बात करेंगे HPLC कॉलम की। HPLC कॉलम होता क्या है? HPLC में जो उनसे कॉलम्स हैं वो दो तरह के हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। पहले हमने हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का सारा के सारा प्रोसीजर पढ़ा, सारा के सारा इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे थे, जितना भी उसका ऑपरेटर्स था, सारा का सारा पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पंप्स की बात की, पंप की बात की कि जो उनसा प्रेशर अप्लाई कर रहा होता मोबाइल फेस को कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई, कब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना चाहिए और कब कम प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। उसके 3 पॉइंट्स पड़े थे। कब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना चाहिए मोबाइल फेस को और कब कम प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। उसके 3 पॉइंट्स पड़े कि स्टेशनरी फेज़ कौन सा होगा, अगर स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल्स का साइज़ लार्जर होगा तो तब कम प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, अगर स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होगा तो तब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना। जब मोबाइल फेज़ जो सा होगा वो गाढ़ा होगा तो तब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। जब मोबाइल फेज़ जो सा है वो लिक्विड जो सा है वो पतला होगा तो तब कम प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। जब कॉलम की लेंथ लंबी होगी तो तब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, जब कॉलम की लेंथ छोटी होगी तो तब कम प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना। और 2 तरह के पंप्स पड़े थे, एक पंप था कांस्टेंट फ्लो पंप और एक दूसरा पंप की 2 टाइप्स हैं जो से प्रेशर अप्लाई करते हैं ना मोबाइल फेस को। वो 2 तरह के पंप्स अप्लाई करते हैं प्रेशर को अप्लाई। उन 2 तरह के पंप्स में से कोई एक पंप आपने चूज़ करना है और उसी को ही आपने HPLC के ऑपरेटर्स में लगाना है। एक है जी कांस्टेंट फ्लो पंप और एक है कांस्टेंट प्रेशर पंप। कांस्टेंट फ्लो पंप में हम मोबाइल फेस जो सा है उसकी टॉप टू बॉटम स्पीड फिक्स ही रहती है, लेकिन जो सा प्रेशर है वो मे बी डिफरेंट, मे बी चेंज, प्रेशर चेंज होता रहता है। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से कांस्टेंट फ्लो पंप, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पंप में क्या होता है कि इसमें मोबाइल फेज़ की टॉप टू बॉटम स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन प्रेशर जो सा आपने अप्लाई कर रहे हैं इस पंप से वो फिक्स ही रहता है। एक ही फिक्स प्रेशर पर मोबाइल फेस की स्पीड कॉलम के अंदर टॉप टू बॉटम तब्दील होती रहती है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पंप। ठीक है। आज हम बात करेंगे कॉलम्स की कि 2 तरह के कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं किसके अंदर, HPLC के अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलम, 2 तरह के कॉलम हैं। पहला है जी गार्ड कॉलम, दूसरा है जी HPLC कॉलम। 2 तरह के कॉलम्स हैं, गार्ड कॉलम और HPLC कॉलम। ये मेड बने दोनों कॉलम्स जो उनसे होते हैं स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये कैन बियर हाई प्रेशर, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। 2 तरह के 2 टाइप्स हैं। HPLC के ऑपरेटर्स के अंदर 2 टाइप्स हैं। HPLC जो सा है उसके ऑपरेटर्स के अंदर 2 टाइप्स बनी होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलम की 2 टाइप्स हैं जो उनसे यूज़ हो रही होती हैं इसमें HPLC ऑपरेटर्स में। पहला है जी गार्ड कॉलम और दूसरा है जी HPLC कॉलम। ठीक है ना। ये दोनों कॉलम्स बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और स्टेनलेस स्टील की खासियत होती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है। पहले हम गार्ड कॉलम की बात करेंगे, फिर हम HPLC कॉलम की बात करेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये गार्ड कॉलम है। गार्ड कॉलम ये है और ये क्या है, ये मिक्सचर है। ये क्या है, ये सैंपल इंजेक्शन है, सैंपल इंजेक्शन, यानी कि इसके अंदर हम सैंपल को डालते हैं। सैंपल मिक्सचर इसके अंदर होता है। मोबाइल फेस क्या करता है,
यहाँ पर ये क्या है, ये सैम्पल इंजेक्शन है। यहाँ से मोबाइल फेस जोन सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा। मोबाइल फेस क्या करेगा, यहाँ पर पंप लगा होता है, पंप यहाँ पर पंप लगा होता है, पंप यहाँ पर प्रेशर लगाता है हाई प्रेशर के साथ। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉइल होती है, इक्विलिब्रियम कॉइल क्या करती है, उसको कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, उसको मिक्सचर के जितना भी आपने मोबाइल फेस के 3 अगर मोबाइल फेजेस लिए हैं ना, 3 सॉल्वेंट्स लिए हैं मोबाइल फेज, यानी कि मोबाइल फेज लिया है, मोबाइल फेज एक नहीं लिया, 3 मोबाइल फेजेस लिए हैं, तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस को अच्छे तरीके से कांस्टेंट रेशो में हल करेगी, ठीक है ना, एक दूसरे में। इक्विलिब्रियम कॉइल का ये काम है। फिर इक्विलिब्रियम कॉइल के बाद ये आता है गार्ड कॉलम। गार्ड कॉलम का काम क्या होता है, ये मोबाइल फेज में जो जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो सारी की सारी इम्प्योरिटी इसमें चली जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ से मोबाइल फेज होता होता यहाँ पर जाता है, मोबाइल फेज यहाँ पर जाता है, यहाँ से पहले यहाँ पर फ्लो स्प्लिटिंग भी होता है। फ्लो स्प्लिटिंग का काम क्या होता है कि जितने यहाँ पर फ्लो स्प्लिटिंग में लगा होता है छोटा सा, फ्लो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है कि मोबाइल फेस की जितनी मिकदार आपको चाहिए होती है वो सारी की सारी इस सैम्पल इंजेक्शन में आ जाती है। सैम्पल इंजेक्शन में मोबाइल फेस की उतनी मिकदार आ जाती है कि जितनी मिकदार आपको चाहिए, और जौन सी फालतू मिकदार है, जौन सी आपको नहीं चाहिए ना मोबाइल फेस की, वो वेस्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फालतू मिकदार जौन से मोबाइल फेस की वो इधर आ जाती है। मोबाइल फेस की जौन सी फालतू, मोबाइल फेस जौन सा है वो वेस्ट है। मोबाइल फेस जौन सा फालतू होगा वो मोबाइल फेस की, ये फ्लो स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, फ्लो स्प्लिट क्या करता है, फ्लो स्प्लिटिंग ये करता है, ये मोबाइल फेस की जितनी मिकदार आपको चाहिए होती है वो सैम्पल इंजेक्शन में भेज देता है, और जितनी मिकदार आपको नहीं चाहिए उसको वेस्ट कर देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सैम्पल इंजेक्शन, यहाँ पर हम सैम्पल मिक्सचर भी होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो यहाँ पर सैम्पल मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को आपने अलग अलग करना है, फिर प्लस और वो वाला मोबाइल फेस। सैम्पल मिक्सचर होता है, यहाँ पर सैम्पल मिक्सचर होता है और प्लस मोबाइल फेज होता है। सैम्पल मिक्सचर होता है और मोबाइल फेज होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें। एक तो सैम्पल मिक्सचर होता है, यहाँ पर जो सा सैम्पल के तौर पर आप कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, कैपिलरी ट्यूब से हम उस सैम्पल को उठाते हैं। कैपिलरी ट्यूब से हम सैम्पल को उठाते हैं, सैम्पल जितना भी आपको सैम्पल जितनी भी मिकदार आपने मिक्सचर की उठानी होती है उठा लेते हैं कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए, और उसको यहाँ पर सैम्पल इंजेक्शन में इंजेक्ट करवा देते हैं, और मोबाइल फेस पीछे से आ रहा होता है ये, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, और यहाँ से ये दोनों चीज़ें ये स्टेशनरी फेज़ में आती हैं, इसको हम कहते हैं सिपारेटिंग कॉलम। सिपारेटिंग कॉलम भी कहते हैं इसको हम स्टेशनरी फेज़ कॉलम भी कहते हैं, या फिर इसको स्टेशनरी फेज़ कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखना कि इसमें जो स्टेशनरी फेज़ यूज़ हो रही होती है सिलिका जेल आमतौर पर यूज़ हो रही होती है। और हमेशा याद रखना है गार्ड कॉलम में जो सी स्टेशनरी फेज़ यूज़ हो रही होगी और सिपारेटिंग कॉलम में जो सी स्टेशनरी फेज़ हो रही होगी यूज़, ये दोनों स्टेशनरी फेजेस सेम ही यूज़ हो रही होंगी, एक ही जैसी यूज़ हो रही होंगी, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ से सैम्पल मिक्सचर भी इधर जाता है और मोबाइल फेज़ भी नीचे जाता है। मोबाइल फेज़ भी यहाँ पर आ गया है, और सैम्पल मोबाइल फेज़ का काम ये होता है ये टॉप टू बॉटम सफ़र करता है स्टेशनरी फेज़ में ये टॉप टू बॉटम सफ़र करता है, और जो सा ये मिक्सचर अपने साथ लेकर आया है उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है यहाँ पर। ये लो, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया जी, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स, मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये था काम बस, ठीक है ना। अब हम ये गार्ड कॉलम और स्टेशनरी कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। गार्ड कॉलम क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द गार्ड कॉलम इज़ 2 to 10 सेंटीमीटर। ये जो सी गार्ड कॉलम की लेंथ होती है, गार्ड कॉलम की लेंथ 2 से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो सी होनी चाहिए वो 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेशनरी फेज़ इज़ गार्ड कॉलम। ये भी है कि स्टेशनरी फेज़ में जो सी आपने मोबाइल स्टेशनरी फेज़ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ इन गार्ड कॉलम में जो सी स्टेशनरी फेज़ होती है वो यूज़ हो रही होती है, सेम यूज़ हो रही होती है।
स्टेशनरी फेज इन गार्ड कॉलम इज़ सेम, यानी कि गार्ड कॉलम में जो सी स्टेशनरी फेज है वो सेम ही यूज़ हो रही थी, यूज्ड इन HPLC कॉलम। यानी कि जो सी स्टेशनरी फेजेस हैं ये रेज़न या फिर सिलिका जेल, आमतौर पर हम सिलिका जेल ही यूज़ करते हैं। अगर आपने गार्ड कॉलम में स्टेशनरी, अगर आपने सेपरेटिंग कॉलम में स्टेशनरी फेज यूज़ किया है सिलिका जेल, तो आप गार्ड कॉलम में भी स्टेशनरी फेज सिलिका जेल ही यूज़ करेंगे। सेम स्टेशनरी फेजेस यूज़ होंगी दोनों के दोनों कॉलम्स में जो कि यूज़ हो रहे हैं इन HPLC ऑपरेटर्स। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ कि द फंक्शन ऑफ गार्ड कॉलम, गार्ड कॉलम का फंक्शन क्या होता है कि ये टू प्योरीफाई, ये प्योरीफाई करता है, रिमूव द इम्प्योरिटीज़, ये प्योरीफाई करता है द मोबाइल फेस टू गेट बेटर रिजल्ट। द फंक्शन ऑफ गार्ड कॉलम, गार्ड कॉलम का फंक्शन क्या होता है, ये प्योरिटी को मोबाइल फेस के अंदर जितने भी प्योरिटी यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए वो सारी की सारी इम्प्योरिटी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। और अब आगे की तरफ जौन सा भी मोबाइल फेस मूव करेगा ना, वो मोबाइल फेस जितना भी आगे की तरफ मूव करेगा वो ऐसा मोबाइल फेस होगा कि जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी इम्प्योरिटी जो सी है इस गार्ड कॉलम ने अपने अंदर जज़ब कर लिया। जैसे ही गार्ड कॉलम अपने अंदर प्योरिटी को, इम्प्योरिटीज़ जो सी होंगी जो आपको नहीं चाहिए होंगी, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ ये गार्ड कॉलम अपने अंदर जज़ब कर लेगा। जैसे ही सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ ये गार्ड कॉलम अपने अंदर जज़ब कर लेगा ना, तो मोबाइल फेस जो सा लिक्विड फॉर्म में होगा वो आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, गार्ड कॉलम का फंक्शन यही है। द फंक्शन ऑफ गार्ड कॉलम टू प्योरीफाई द मोबाइल फेज़ टू गेट बेटर रिजल्ट। ये मोबाइल फेज़ को प्योरीफाई करता है, मोबाइल फेज़ के अंदर जितनी भी प्योरिटी है उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है और उसके बाद मोबाइल फेज़ को अपने अंदर से निकालता है। अब मोबाइल फेज़ जो सा गार्ड कॉलम से निकलेगा ना, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। ठीक है ना, इम्प्योरिटी नहीं होगी। ठीक है ना, इम्प्योरिटी निकालने का मकसद क्या है कि अगर मोबाइल फेज़ टॉप टू बॉटम सफ़र करता है तो मोबाइल फेज़ ने जो सा कॉम्पोनेंट अलहदा करना है मिक्सचर का वो अलहदा तो कर लेगा, लेकिन अगर कोई भी इम्प्योरिटी आ जाती है मोबाइल फेज़ के अंदर, वो इम्प्योरिटी क्या करेगी, इस कॉम्पोनेंट से रिएक्शन करके इस कॉम्पोनेंट को चेंज कर देगी, यानी कि अपने पहली शक्ल में नहीं रहेगा, ये चेंज कॉम्पोनेंट हमें हासिल होगा इधर। इसलिए इम्प्योरिटी को अलग करना लाजमी है। अगर नहीं अलग करोगे तो वो मिक्सचर के कॉम्पोनेंट के साथ रिएक्शन कर उसको पहले जैसा नहीं रहने देगी, उसको डिफरेंट कर देगी। ठीक है ना, उसको डिफरेंट प्रोडक्ट बना देगी, डिफरेंट चीज़ बना देगी। ठीक है ना, अब उसके बाद आगे है कि HPLC कॉलम, सेपरेटिंग कॉलम क्या होता है। ये सेपरेटिंग कॉलम, इसकी बात करने जा रहा हूँ, ये वाले कॉलम की, गार्ड कॉलम की हमने बात कर ली है। सेपरेटिंग कॉलम क्या होता है कि लेंथ ऑफ द HPLC कॉलम इज़ 10 to 30 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो सी है सेपरेटिंग कॉलम की वो 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर होती है। और डायामीटर ऑफ कॉलम इज़ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। और इसका डायामीटर यानी कि 5 to 6 मिलीमीटर, इसका जो सा डायामीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, इसको कहते हैं डायामीटर। ये डायामीटर होना चाहिए 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक, 5 से लेकर 6 मिलीमीटर तक, यानी कि डायामीटर कम होना चाहिए, जबकि उसकी लंबाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सेपरेटिंग कॉलम का डायामीटर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे स्टेशनरी फेज़ यूज्ड शुड बी हाईली प्योर। जो सी स्टेशनरी फेज़ होनी चाहिए वो हाईली प्योर होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर कोई सी ऐसी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि जो रिएक्शन कर सके इसके साथ। यानी कि स्टेशनरी फेज़ ने मिक्सचर के जिस कंपोनेंट को अलग करना है वो ज़ाहिर सी बात है पोलर ही होगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज़ अगर आपने पोलर ली है तो वो मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को ही ऊपर की तरफ रोक कर रखेगी ना। अगर कोई भी इम्प्योरिटी आ जाती है स्टेशनरी फेज़ के अंदर, वो क्या करेगी, वो उस मिक्सचर के कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कर लेगी कि जिसको इस स्टेशनरी फेज़ ने ऊपर की तरफ रोका हुआ है, जिससे क्या होगा, हमारी ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। एंड फाइनली डिवाइडेड एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है ना, और हमने स्टेशनरी फेज़ ऐसी यूज़ करनी है कि जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा हो और जिसकी वजह से सरफेस एरिया बड़ा उसका ज़्यादा हो।
ज़ाहिरी सी बात है, अगर सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये कॉलम है, यहाँ पर हमने ऐसे स्टेशनरी फेजेस यूज़ कर लिए कि जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ क्या था, बड़ा था। तो अब मिक्सचर क्या करेगा, मिक्सचर इसमें से गुजर जाएगा, इसमें से गुजर जाएगा। मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग नहीं हो पाएंगे, इसमें से आसानी से गुजर जाएगा। खाली खाली सी जगह होंगी, पैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जब पैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी ना, खाली जगह बीच में रह जाएंगी, तो इससे क्या होगा, तो इससे मिक्सचर क्या करेगा, उन खाली जगहों में से आसानी से गुजर जाएगा, जिससे मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, जिससे मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। जब स्टेशनरी फेज़ की प्रॉपर पैकिंग नहीं हो पाएगी तब, या फिर स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा, जिसकी वजह से इस कॉलम के अंदर जगह होगी, बहुत ज़्यादा खाली जगह होगी, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स, मिक्सचर क्या करेगा, उन खाली जगहों में से वैसे का वैसे ही पास हो जाएगा और मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। इसलिए हमने स्टेशनरी फेज़ ऐसा चूज़ करना है कि जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा हो, और ज़ाहिर सी बात है छोटा साइज़ है तो ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स उनसे हैं ये कॉलम के अंदर आ जाएंगे, और प्रॉपर पैकिंग होगी, बाकायदा पैकिंग होगी, कोई भी खाली जगह नहीं रहेगी यहाँ पर, जिसमें से मिक्सचर वैसे का वैसे पास हो सके और मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग ही ना हो। यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ के मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा है, सिलिका जेल लिया है, छोटा साइज़ है, जिसकी वजह से क्या होगा, मिक्सचर ऊपर से नीचे आएगा और प्रॉपर मिक्सचर के कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है ना, यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और स्टेशनरी फेज़ कौन सा होगा, स्टेशनरी फेज़ हम रेज़न भी ले सकते हैं, सेलुलोज भी ले सकते हैं, सिलिका जेल भी ले सकते हैं, और पॉलीमर यानी कि सिलिका स्टेशनरी फेज़ उनसे आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में वो सेम यूज़ करने हैं। और कौन कौन से स्टेशनरी फेज़ यूज़ करने हैं, वो ये वाले, रेज़न, सेलुलोज, सिलिका जेल और पॉलीमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।